बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब मेरी कोशिश होती है हर वीडियो की इब्तिदा में आपसे कहूँ, शकीब जलाली ने कहा था किस तरह रेत के समंदर में कश्ती ज़ीस्त है रवां सोचो, सुन के बादे सबा की सरगोशी, क्यों लरसती हैं पत्तियां सोचो, लोग माने तराश ही लेंगे, कोई बेरब्त दास्तां सोचो। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ हो रहा है। इस सूरत हाल पर बात करें इससे पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते वो तो लाजमी कमेंट में बताइए। अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरखास्त है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमें क्या चेंजेस करना है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें उससे भी पहले ये जो वीडियो है ये एक कोयटा की वीडियो है। इस वीडियो में आप खदीजा शाह को देख रहे हैं। उनकी बड़ी इस हवाले से बाज़ लोग और उनके फैमिली के लोग तारीफ कर रहे हैं। उनके लिए सोशल मीडिया पर जस्टिस की मुहिम चलाने वाले लोग तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को इन तमाम दिनों में कैरी बहुत अच्छा किया है। बड़ी हिम्मत के साथ अपने आप को खदीजा शाह साहिबा ने कैरी किया है। खदीजा शाह यहां गिरफ्तार थी लाहौर में 9 मई के वाकयात से ताल्लुक के इल्ज़ाम में। एक के बाद एक मुकदमे में उनकी खुलासी होती गई। बरियत तो नहीं हुई लेकिन खुलासी होती चली गई, तो उनको फिर एमपीओ कर दिया गया। खदीजा शाह एमपीओ कर दी गई और एमपीओ किए जाने के बाद हमने देखा कि उनके एमपीओ के ऑर्डर वापस लिए गए। एमपीओ के ऑर्डर वापस लिए जाने के बाद कोयटा पुलिस आई और कोयटा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई कि कोयटा में जो कुछ हुआ उसमें खदीजा शाह की जानिब से व्हाट्सएप पर दी गई हिदायत का कमाल है, ये इल्ज़ाम लगाया गया और खदीजा शाह कोयटा पहुंच गई। कोयटा की अदालत में नजर आई और यहां जब पेशी हुई तो उनका 7 रोजा रिमांड दे दिया गया है। खदीजा शाह यहां बात करते हुए, लोगों से मिलते हुए बहुत पुरसुकून नजर आ रही थीं। अब इसके बाद दोबारा इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। देखते हैं कि इस अदालत से क्या बनता है इस केस में। दूसरा, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत को हमने देखा हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया लाहौर में, उसके बाद उन्हें मजंग पहुंचाया गया नए थाने में, वहां से पहुंचा दिया गया कोट लखपत। उनके वकीला ने कहा कि हम उनको फौरी रिहा करा लेंगे। उनके वकीला पहुंचे लाहौर हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट में यह केस लगा जज शहराम सरवर की अदालत में और वहां से हो गई सोमवार की तारीख। तो मेरी जितने वकीला से बात हुई, कोर्ट रिपोर्टर दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले में फौरी तौर पर एक तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकते थे, किए जाते हैं आमतौर पर, नहीं किए गए। दूसरा, उनका ये कहना है कि अदालत ने यह देखकर कि ये वकीला हैं, इनके साथ इस तरह की नाइंसाफी या लाकानूनियत हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती हैं। यह भी शेर अफजल मरवत के मामले में नहीं हुआ। सोमवार की तारीख कर दी गई, उनको रिहा किया जा सकता था आज या ज्यादा से ज्यादा कल, यानी कि हफ्ते के रोज, लेकिन अब सोमवार की तारीख हुई है। जो वाकिफाने हाल हैं उनसे जब बात हुई है तो उनका यह कहना है कि शेर अफजल मरवत शायद अब जब सोमवार को अदालत पेश किए जाएंगे तो तब तक उन पर एक मुकदमा डाल दिया जाएगा। 9 मई के वाकयात से शेर अफजल मरवत का ताल्लुक नहीं था, वो मुसलसल इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे। दूसरी जो चीज है वो ये कि शेर अफजल मरवत पर जो मुकदमे पहले से बने उन तमाम में शेर अफजल मरवत के पास जमानत है। अब एक मुकदमा आ सकता है, सोमवार तक वक्त है, मोहलत है, तो सोमवार को जब अदालत में पेश किया जाए तो शेर अफजल मरवत की उस मुकदमे में गिरफ्तारी जाहिर हो और फिर ये जो एमपीओ का मामला है ये साइड पे हो जाए। शेर अफजल मरवत पंजाब की, लाहौर की, अड्डा प्लॉट की अहम तरीन सियासी शख्सियत, रायविंड की अहम तरीन सियासी शख्सियत, उसकी ख्वाहिश पर इस अंजाम को पहुंचे हैं, ये वाकिफाने हाल बता रहे हैं। और शेर अफजल मरवत का फौरी तौर पर बाहर आना ये भी बहुत मुश्किल है। वाकिफाने हाल ये अहम तरीन खबर दे रहे हैं। इन हालात में एक और चीज क्या हुई है, एक चीज ये हुई है कि शुएब शाहीन ये गए कोयटा और वहां पर इनको खिताब करना था। जब ये कोयटा एयरपोर्ट पहुंचे तो इनको बताया गया कि अगर आप बाहर आएंगे तो हम आपके लिए एमपीओ का तोहफा लेकर आए हुए हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि आप यहीं से एयरपोर्ट से बाहर ना आए और आप चले जाएं वापस। और फिर शुएब शाहीन साहब ने ट्विटर पे बताया कि उन्हें वापस लाहौर भेजा जा रहा है, तो वो लाहौर वापस भिजवा दिए गए हैं। ये हुआ है शुएब शाहीन के मामले में।
तो इमरान खान साहब की जो भी आवाज बुलंद करेगा, जो इमरान खान साहब से कनेक्टेड लोगों तक पैगाम पहुंचाएगा, उस पैगाम पहुंचाने वाले को अब गिरफ्तारी का, लाठी का, रुकावट का सामना है, रहेगा। और फिर उसके बाद अदालत भी उसे रिलीफ देने में मुश्किल में नजर आ रही है। ये मुसलसल हो रहा है। इमरान खान निशाना है। शेर अफजल मरवत का केस हो, शुएब शाहीन का केस हो या किसी दीगर वकील का, निशाना इमरान खान है। और यही निशाना इमरान खान हमें नजर आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर मुकदमा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जज साहब जिनकी ओहदे पर रहने की उम्र भी गुजर गई। जज साहब ने यह बताया कि उनके चीफ जस्टिस के पास उस वक्त 2 एजेंसी के लोग आए। जज साहब ने खुद नाम लिया था ISI का। वो लोग आए और उन्होंने आकर ये कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और सफदर साहब भी इसमें, इन लोगों का केस शौकत अजीज सिद्दीकी के पास ना लगाया जाए। और वो दूसरा दावा ये करते हैं कि फैज हमीद उनके पास 2 बार आए, उनके घर पर आए और कहा कि अगर आप ये मेरिट पे सुनेंगे तो हमारी तो 2 बरस की मेहनत जाया हो जाएगी। और उनको दबाव का सामना था। उन्होंने ये मामला उठाया, उनको बुलाया गया अदालतों की जानिब से और उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया कि उन्होंने ये जो मामला था, जिसे लीगली देखना था, एक तकरीर में बताकर इस मामले को जिस तरह से पब्लिक किया है, उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। जज साहब नौकरी से फारिग हो गए। जज साहब अपना इंसाफ का केस लड़ रहे थे। ये केस लेकर जज साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इनकी सुनवाई हो रही थी। हामिद खान साहब इनके वकील हैं। गुज़श्ता रोज क्या हुआ था, जज साहब से कहा गया कि आपने फरीक नहीं बनाया। जो आप पर ये दबाव डाल रहे थे, आपके पास आए थे, उनको फरीक बनाएं। और अगर आप फरीक बनाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका केस कल, यानी आज लग गया समाअत के लिए, तो कल लगा दिया जाएगा। और अगर आप फरीक नहीं बनाएंगे तो सर्दियों की छुट्टियों के बाद आपका केस लगाया जाएगा। और उसके बाद उनको मोहलत दी गई। हामिद खान साहब ने फरीक बना लिया। फरीक किसको बनाया? सबसे ऊपर नाम जनरल कमर जावेद बाजवा, उस वक्त के आर्मी चीफ, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। दूसरा नाम जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उस वक्त के DG ISI। उनके साथ फैसल मरवत ब्रिगेडियर रिटायर्ड और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ये नाम थे। इनके साथ अरबाब आरिफ का नाम था, जो गालिबन रजिस्ट्रार थे उस वक्त के, और उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर कासी का नाम था। जब ये नाम यहां पहुंचे हैं तो फिर काजी फाइज ईसा की अदालत में हुआ ये कि कहा गया जनरल बाजवा का नाम इसमें क्यों है? जनरल बाजवा का तो डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। अब सोशल मीडिया पर काजी फाइज ईसा से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत का इजहार करते हुए सवाल ये हो रहा है कि कल तक फैज हमीद को अदालत में बुलाने की, फरीक बनाने की बात की जा रही थी। अब जब फरीक बनाया गया है तो उसमें नाम जनरल बाजवा का है, तो जनरल बाजवा का नाम क्यों निकाला गया है? नोटिस हो गए जनरल बाजवा के सिवा सबको नोटिस हो गए, तो जनरल बाजवा को नोटिस क्यों नहीं हुआ? फाइज ईसा साहब एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया है। कमर बाजवा से मुताल्लिक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। अब इस जुमले को याद रखिएगा, बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। फाइज ईसा साहब ने यह कहा हामिद खान से, जो उनके वकील हैं, मुखातिब होकर कि आपके क्लाइंट शौकत अजीज सिद्दीकी 184(3) हमारे पास लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको रिलीफ दें, इंसाफ दें। तो फिर ये बताइए कि अगर ये 2 जर्नल, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, सहूलतकारी कर रहे थे, नवाज शरीफ के खिलाफ थे, नवाज शरीफ को इलेक्शन प्रोसेस से निकालना चाहते थे, तो क्या ये खुद वजीर आजम बनना चाहते थे? नहीं ना, ये वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे। तो ये फायदा किसको पहुंचा रहे थे? बेनिफिशियरी कौन था? बेनिफिशियरी का नाम लिखें। तो सवाल पहला तो यह है कि जो भी बेनिफिशियरी था फाइज ईसा साहब के ख्याल में, क्या उस बेनिफिशियरी ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त बात की? जिस तरह वो कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी, क्या बेनिफिशियरी ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त बात की थी? जवाब है नहीं। तो बेनिफिशियरी का नाम डलवाने की कोशिश हो रही है। बेनिफिशियरी इस केस में अगर किसी को समझा जा रहा है तो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि मामला इन रिमार्क्स से इमरान खान की तरफ ले जाया जा रहा है। यह हो रहा है इस अदालत में कि मामला इमरान खान की तरफ ले जाया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी खुद उठे और उन्होंने कहा कि मेरी तकरीर में भी और मेरी दरखास्त में भी बेनिफिशियरी का नाम नहीं है। हामिद खान साहब ने भी कहा कि नहीं है और ये मफरूज है। उन्होंने कहा नहीं, बेनिफिशियरी तो कोई होगा, अब आप ये बात हमसे ना करें।
तो इमरान खान साहब इसमें आए, इमरान खान साहब इसमें शामिल हों, ये नजर आ रहा था अदालत में। और फायज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया पे मुसलसल कहा जा रहा है कि जो जनरल बाजवा का नाम था उस नाम को तो एंटरटेन करते, उसको तो आपने छोड़ दिया। हम पाकिस्तान की अदालत में ये देखते हैं कि पाकिस्तान में आईन का, उसूलों का पाबंद करार दिया जाने वाला एक चीफ जस्टिस एक ताकतवर को बुलाता अदालत में, वो आता, वो रोस्टम पे नजर आता, उसकी फुटेज आती है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से अब आती है, और वहां वो बयान देता, वो कहता कि मैंने किया या वो कहता कि मैंने नहीं किया, उसको रोका जाता, उसको टोका जाता कि जब आपको बोलने का मौका देंगे तब आप बोलिएगा। तो हमें अपनी अदालत पे बड़ा प्यार आता जाहिर है, क्योंकि ये इंसाफ देने का मामला होता, एक ताकतवर को कानून के नीचे लाने का मामला होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है इंसाफ देना, अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ फरमाने वाला है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है, ये बहुत बड़ा मर्तबा है जो इनके पास है। तो इस बहुत बड़े मर्तबे का इस्तेमाल करते हुए इन्हें बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा से सवाल करना चाहिए था, लेकिन जनरल बाजवा को एक्सक्लूड कर दिया गया। जनरल फैज हमीद से भी सवाल होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, जवाब मांगा जाना चाहिए। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का घर कोई 1.5 मरले का, 2 मरले का किसी गरीब आबादी का घर तो था नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद एक सीनियर जज का घर, तो यकीनन उस घर में भी सीसीटीवी कैमरे होंगे, उस गली में भी सीसीटीवी कैमरे होंगे, आमने सामने के घरों में। तो वहां पर वो फुटेज आती कि वो आए हैं, कोई प्रोटोकॉल है, 2-4 गाड़ियां हैं, वो उतरे हैं, अंदर गए हैं, और 2 बार अगर उन्होंने घर जाकर उनको दबाव डाला है तो फिर ये सबूत सामने आते, अदालत में रिपोर्ट भी होता, चलता भी कि अदालत में फुटेज चली है। फैज हमीद उस दिन उस तारीख को आए थे, आकर दबाव डालकर गए थे, शौकत अजीज सिद्दीकी अपने हक में सबूत सामने ले आए, तो ये भी अच्छी बात है। चले, पाकिस्तान की अदालतों में क्यों सिर्फ आम आदमी रुलता जलील होता रहे, धक्के खाता रहे, एक के बाद एक तारीख पर पेश होता रहे, दुख, बीमारी, नौकरी, कारोबार सब छोड़ छाड़ के वो अदालत में आए, और बड़ा आदमी आए तो बड़े आदमी का बड़ा वकील आ जाए और इस्तिस्ना मांग रहा हो, तो हम ये क्यों देखें? हम एक ताकतवर को भी अदालत के सामने सरेंडर करता हुआ देखते, ये नजर आता। लेकिन इमरान खान यहां पर एक बार फिर हमें निशाना बनते हुए नजर आए। इसके बाद एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी, वो खबर ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं काजी फायज ईसा की दावत पर, उनके बुलावे पर। हुआ ये कि जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को, जिसका अभी तक जाहिर है कि गजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इस इलेक्शन के अब आगे जाने का इम्कान बहुत भरपूर नजर आ रहा है। कामरान खान साहब तो अपने ट्वीट में यह भी करें कि इलेक्शन 2024 में भी होना मुमकिन नहीं है। यह हमारे यहां एक पॉसिबिलिटी और है जो डिस्कस हो रही है कि इलेक्शन 2024 में भी होना मुमकिन नहीं है। अब एजाजुल एहसन साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, काजी फाइज ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तमाम पहुंचे हैं, और इस इजलास में ये डिस्कस हो रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला क्या दिया। नजफी साहब ने, नजफी साहब के उस फैसले के साथ साथ एक चीज हमारे सामने और आई कि अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इनकार नहीं किया गया था कि अमला नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन से इसका भी जवाब मांगा जाए। जो सियासतदानों पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमा चला रहा है, उनसे मांगा जाए कि आपने अदालत की तौहीन की है, तो फिर यह आपने झूठ क्यों बोला था। बहरहाल इलेक्शन होना मुश्किल नजर आ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में, और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन बढ़ गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी जवाब मांगा जाए। एक जमात है जो इलेक्शन के लिए एक्टिविटी कर रही है, वो है तहरीक इंसाफ, और उस जमात पर ही कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन नहीं चाहती क्योंकि इसने लाहौर हाईकोर्ट से बाकी नजफी साहब की अदालत से ये फैसला ले लिया है। याद रखिएगा, ये वो वाहिद जमात है जो सबसे पहले इलेक्शन के लिए तैयार थी, तैयार है, और 2 सूबे, वो तंजानिया के या युगोस्लाविया के या युगांडा के तो सूबे नहीं है, वो पाकिस्तान के सूबे हैं जिनमें इलेक्शन होना थे 90 रोज के अंदर, और वो तमाम ताकतों ने मिलकर इलेक्शन नहीं होने दिए थे। खास तौर पर पीडीएम की हुकूमत और नून लीग के लोगों ने बाकायदा पार्लियामान में गुंडागर्दी के अंदाज में कहा था नहीं होने देंगे इलेक्शन, देखते हैं कैसे इलेक्शन होता है। तो वो अब सूरत हाल हमारे सामने है, और अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो पीटीआई की वजह से दूर जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।